हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग आईए रिचर्ड्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आईए रिचर्ड्स एज लिटरेरी क्रिटिक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से पता चलेगा कि आप लोगों को मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होगा उसमें आंसर लिखना कैसे है। 14 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कैसे 12 या 13 तो एटलीस्ट लाना ही लाना है। तो उसके लिए आप लोग को एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होगा, तो वो कैसे करना है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो गेस्ट पेपर में आंसर होता है वो तो सारे स्टूडेंट का सेम होता है और काफी मिस्टेक्स भी होते हैं उसमें। तो ये एक नोट होगा जिससे कि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा क्या आप लोग को एग्जाम में लिखना है, एंड साथ ही साथ कैसे लिखना है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आईए रिचर्ड्स जो थे इनका जन्म 1893 में हुआ था। 1979 में इनकी जो थी मृत्यु हो गई थी। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स चाहिए तो अगर आप लोग वहां पर लिख दोगे ही वॉज बोर्न इन 1893 तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा फुल नेम। तो आईए रिचर्ड्स का पूरा नाम था इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनकी जो फेमस वर्क्स थी ये तीनों मैंने ऊपर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए ये तीनों को मैंने डॉट 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 से अच्छे से ये दिखा दिया है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे याद करते हो तो ये आपके जो आंसर है उसको एक अच्छा प्रेजेंटेबल लुक देता है, एंड साथ ही साथ कुछ हाईलाइट करने के लिए आप लोग लिख सकते हो जिससे कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए कि हाँ इसे नॉलेज तो है। तो फेमस वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कलरीज ऑन इमेजिनेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को याद क्या रखना है, इसे भी याद तो रखना है ताकि क्योंकि मार्क्स तो इसी से आप लोगों का आएगा अच्छा, लेकिन जो मेन कंटेंट है आपका वो क्या है, तो वो है ही इज ए लिटरेरी क्रिटिक एंड एन एजुकेटर। तो वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी है एंड साथ ही साथ एजुकेटर भी हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I.A. Richards is called the father of new criticism. He was the first to study literary criticism as a science. अब एसटी कलरिज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो उनका क्या मानना था कि साइंस और आर्ट दोनों अलग होता है, क्योंकि साइंस क्या है कि उसका जो अल्टीमेट गोल है वो है कि सच्चाई जानना, लेकिन आर्ट का ऐसा कोई गोल नहीं है। आर्ट का मकसद होता है प्लेजर देना, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, जिस भी फॉर्म में आर्ट हो उसे प्लेजर देना। लेकिन इनका क्या मानना है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को साइंस के द्वारा कैसे हम लोग देख सकते हैं। ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन हिज इंग्लिश क्लासरूम। पहली बार ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट साइंस के लैब में करते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इंग्लिश के क्लासरूम में किया था। हिज बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो इनकी जो किताब थी मैंने ऊपर बताया था ना फेमस वर्क में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये इसी का नतीजा है, इन एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है। अब नेक्स्ट है आईए रिचर्ड्स डिफाइंस पोइट्री एज। अब देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट में भी मैंने आंसर लिखा है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक कोट भी लिख दिया एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो ऐसे लिखने पे आप एक इंप्रेशन छोड़ते हो एग्जामिनर पे। तो आप लोगों को ऐसे ही ट्राई करना है साफ साफ शब्दों में, और ऐसे ही सेम कोट्स का यूज करना है आप लोगों को। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं पोइट्री को कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट इवोक्स ए पार्टिकुलर एक्सपीरियंस, एक पार्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा हिज वर्क्स कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये जो इनका आईए रिचर्ड्स का वर्क था इसी का कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं की देन है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है उनका जो फाउंडेशन था वो बना था। तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, ये एक मूवमेंट है फोकसिंग आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट के लिए, एंड एनालाइजिंग ए वर्क बेस्ड ओनली इन दैट वर्क्स टेक्स्ट। यानी कि अगर यहाँ पे कोई सा भी वर्क लिखा है तो मैं इसके टेक्स्ट को देख के समझ जाऊं उस वर्क के बारे में, मुझे इसके बारे में अलग से कहीं से नहीं पढ़ना पड़े। तो ये हमारा न्यू क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आईए रिचर्ड्स लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन टू वेज, दैट इज साइंटिफिक यूज एंड इमोटिव यूज। आगे According to him, the poet writes to communicate and the language is the means of that communication. इनका मानना है कि जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, वो किस लिए लिखते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, रीडर से कम्युनिकेट करने के लिए, एंड जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं वो इसी कम्युनिकेशन का एक जरिया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज मेड ऑफ वर्ड्स। तो कोई भी भाषा है वो शब्दों से बनी होती है, एंड हैंस स्टडी ऑफ वर्ड्स इज ऑल इम्पोर्टेंट। और इसीलिए ये जो वर्ड्स है इनका स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है इफ द मीनिंग ऑफ वर्क ऑफ आर्ट टू बी अंडरस्टूड। अब मुझे शब्द का मतलब पता होगा तभी तो मैं किसी वर्क ऑफ आर्ट को समझूंगा, किसी टेक्स्ट को समझूंगा। तो इनका मानना था कि ये जो मीनिंग होती है, वर्ड की मीनिंग होती है, वो इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है सेंस, दूसरा है टोन, तीसरा है फीलिंग एंड चौथा है इंटेंशन। अब यहाँ पे जो इन्होंने सेंस, टोन, फीलिंग, इंटेंशन की बात की है इसका मतलब क्या है,
तो वो नीचे मैंने यहाँ पे समझाया है कि सेंस, बाय सेंस इट मीन्स समथिंग दैट इज कम्युनिकेटेड बाय द प्लेन लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि सेंस से हम लोग ये समझते हैं कि जो कि सिंपल जो लिटरल मीनिंग होता है, किसी भी वर्ड अगर लिखा है तो उसका सीधा साधा जो मतलब होता है वो सेंस का मतलब है। फीलिंग का मतलब रेफर्स टू इमोशंस, इमोशनल एटीट्यूड, डिजायर, विल, प्लेजर एंड द रेस्ट। तो फीलिंग का मतलब होता है कि जो भी उस टेक्स्ट में इमोशन है या फिर जो भी डिजायर, विल, प्लेजर इन बारे में लिखा हुआ है वो हमारा हुआ फीलिंग। नेक्स्ट हमारा टोन। तो टोन हियर मीन्स द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स his audience. The writer chooses his words and arranges them keeping in mind the taste of his readers. तो टोन का मतलब क्या हुआ कि राइटर का कैसा एटीट्यूड है उनके ऑडियंस या फिर उनके रीडर्स की तरफ। तो जो राइटर है ये क्या करते हैं कि ऐसे ही वर्ड्स का चूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को चूज करते हैं जो कि उनके ऑडियंस के टेस्ट को मैच करता हो। नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन। तो ये क्या है? इट इज ऑथर्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एम। इट इज द इफेक्ट दैट वन ट्राइज टू प्रोड्यूस। ये इफेक्ट है जो कि ऑथर प्रोड्यूस करना चाहते हैं किस पे? तो उन अपने रीडर्स पे। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंटेंशन कंट्रोल्स द एम्फेसिस, शेप्स द अरेंजमेंट और ड्रॉज अटेंशन टू समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इंटेंशन अच्छा होता है तो अच्छा अटेंशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसी रिस्पेक्ट में इन्होंने लिखा है कि द साउंड ऑफ ए वर्ड हैज मच टू डू विद द फीलिंग इट इवोक्स। यानी कि वर्ड से जो भी फीलिंग उत्पन्न होती है वो काफी निर्भर करता है किस पे? साउंड ऑफ ए वर्ड पे। तो वही लिखा है कि द साउंड ऑफ मीनिंग हैज मच टू डू विद द फीलिंग इट इवोक्स। तो आखिर में टू सम इट अप इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज वॉटसन। तो जॉर्ज वॉटसन की वर्ड्स में हम लोग इसका अंत करते हैं आई.ए. रिचर्ड्स की बायोग्राफी का। तो जॉर्ज वॉटसन ने क्या कहा था कि रिचर्ड्स इज सिंपली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट ऑफ द सेंचुरी। अपनी शताब्दी की सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट में से एक हैं। एज इलियट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक्स। जैसे कि टी.एस. इलियट डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।